हेलो एंड वेलकम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक और ये है यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस की एक एप्लीकेशन हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे और वो कौन सी थी? कन्वर्जन ऑफ यूनिट। आज के इस वीडियो में हम डायमेंशनल एनालिसिस की दो एप्लीकेशन और पढ़ेंगे, जिसमें से एक है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए रिलेशन। किसी फार्मूले की करेक्टनेस को चेक करना है, मतलब हमें यह बताना है कि डायमेंशंस के बेस के ऊपर कोई फार्मूला सही है या गलत है, मतलब राइट और रॉन्ग को बताना है। तो करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम यहाँ पर पहले दो बातें क्लियर करते हैं। पहली बात क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? देखो, ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि किसी भी फार्मूले की करेक्टनेस को चेक करने के लिए आप उस फार्मूले के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ के डायमेंशंस को देखो। यदि प्रत्येक टर्म के डायमेंशन दोनों तरफ सेम हो तो वो फार्मूला राइट हो सकता है। देखो क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? इफ डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म if dimensions of each term on both sides of a relation are same, then that formula or relation may be right। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है कि किसी दिए हुए, जैसे हमें मान लो कोई भी फार्मूला दे रखा है तो उस फार्मूले के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बाद में, कि दोनों तरफ प्रत्येक टर्म के डायमेंशंस यदि सेम आ जाते हैं तो वो फार्मूला राइट हो सकता है। पहली बात तो ये है, करेक्टनेस को चेक करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। दूसरी जो बात है वो और हमें जो नोट करनी है वो क्या है? Only those physical quantities having same dimensions can be added or subtracted। इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके डायमेंशन सेम है, हम उन्हीं को ऐड कर सकते हैं, उन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो इसका मतलब समझाता हूं मैं, क्या है इसका? कि ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। फॉर एग्जांपल, जैसे हम ये कह दें, फॉर एग्जांपल देखो हमने क्या कहा कि हम केवल उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं जिनके डायमेंशन सेम हो। जैसे हम फोर्स में फोर्स को ही ऐड कर सकते हैं, फोर्स को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड की जा सकती है, वेलोसिटी में वेलोसिटी को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ में हम लेंथ को ऐड करेंगे तो क्या आएगी? लेंथ ही आएगी। लेंथ में लेंथ को ऐड करेंगे तो लेंथ आएगी, ना कि हम इसको यूं नहीं लिखेंगे L प्लस एल इज इक्वल टू 2L। लेंथ में लेंथ को ऐड करेंगे तो लेंथ ही आएगी। तो लेंथ का डायमेंशन L, यहाँ भी लेंथ का डायमेंशन L, दोनों का डायमेंशन सेम है, इनको हमने ऐड कर दिया, सेम डायमेंशन आ जाएगा। सो L प्लस एल 2L नहीं होगा। इसी प्रकार से हम लेंथ में लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी क्या आएगी? लेंथ। जैसे 10 मीटर में से 5 मीटर लेंथ को हटा दें तो भी लेंथ ही बची, 5 मीटर बची। 5 मीटर का भी डायमेंशन क्या होगा? L। 10 मीटर का डायमेंशन क्या है? L। इसलिए लेंथ में लेंथ को ऐड कर सकते हैं, लेंथ में लेंथ को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये दो बातें हमें ध्यान में रखनी है किसी भी फार्मूले की करेक्टनेस को चेक करने के लिए। अब लेट अस टेक एन एग्जांपल टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए रिलेशन। कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। वी हैव टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80। ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है 9th में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इस फार्मूले की करेक्टनेस को चेक करना है हमने।
तो देखो इसकी करेक्टनेस को चेक करने के लिए इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ के डायमेंशन निकाल लेते हैं। लेफ्ट में क्या है v, v मींस वेलोसिटी, हमने पढ़ा था पहले कि v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, आपको याद होगा आरंभिक वेग, अंतिम वेग, तो ये v अंतिम वेग इसको फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, वी नो दैट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इज LT-1। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, u प्लस at, दिस u इज इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी है कोई भी वेलोसिटी हो, डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी हमने पढ़ रखा है LT-1 प्लस a इज एक्सीलरेशन, इस फार्मूले में a एक्सीलरेशन है और एक्सीलरेशन का क्या होता है LT-2 इनटू t टाइम, टाइम के लिए t। देखो क्या आ जाएगा ये LT-1 प्लस यहां से हमने LT-2 t की पावर -2, यहाँ पर t की पावर +1, क्या बच जाएगा LT-1। और देखो ये वही बात आ गई पहले वाली कि L प्लस L इज इक्वल टू क्या होता है L। इसी प्रकार से LT-1 में क्या जुड़ा हुआ है LT-1, इट मींस क्या आ गया हमारे पास में फाइनली LT-1। अब हम कंपेयर करें, देखो इसको मान लेते हैं हम 1 और इसको मान लेते हैं 2। इफ वी कंपेयर 1 and 2 तो हमें क्या मिल रहा है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो v था इसका डायमेंशनल फार्मूला LT-1, राइट हैंड साइड में डायमेंशनल फार्मूला क्या आया LT-1। सो वी कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस ये फार्मूला करेक्ट है, डायमेंशनल एनालिसिस के बेस के ऊपर ये फार्मूला करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर इस फार्मूले की एक लिमिटेशन है कि डायमेंशनल एनालिसिस के बेस के ऊपर यदि कोई फार्मूला करेक्ट आ जाए तो भी हम ये नहीं कह सकते कि वो फार्मूला 100% सही होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम यूं कहते हैं v इज इक्वल टू u प्लस हाफ at, यदि हम इस फार्मूले की करेक्टनेस को भी चेक करना चाहिए तो हाफ तो क्या नंबर है, डायमेंशन लेस है, दोबारा से क्या आएगा लेफ्ट का LT-1, राइट में भी क्या आ जाएगा LT-1, क्योंकि हाफ को तो हम छोड़ देंगे, ये 1/2 तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या ये फार्मूला भी सही होना चाहिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन तो ये फार्मूला भी सही हुआ, लेकिन एक्चुअल में फार्मूला कौन सा हमारा ये है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की। लेकिन जो यहाँ पर जो खासियत क्या है कि यदि कोई फार्मूला डायमेंशनली गलत आ जाएगा तो 100% वो फार्मूला गलत होगा। यदि कोई फार्मूला डायमेंशंस की बेस के ऊपर गलत आएगा तो वो 100% गलत होगा। लेकिन यदि कोई फार्मूला डायमेंशनली सही आ जाता है तो वी कैन से दैट फार्मूला मे बी राइट। ये थी इसकी एक एप्लीकेशन और रिलेशन मैं आपको लिख के देता हूँ एंड चेक द करेक्टनेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², इसकी करेक्टनेस को आप चेक करें। लेफ्ट में क्या है s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, तो लेफ्ट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा L, राइट में u वेलोसिटी है LT-1, t टाइम है, टाइम के लिए t, a एक्सीलरेशन है, t टाइम है, सभी का डायमेंशनल फार्मूला पुट करके और इनकी करेक्टनेस को आप चेक करें। उसी प्रकार से एक रिलेशन और लेते हैं, v² - u² इज इक्वल टू 2as। इस फार्मूले में भी फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, 2 नंबर है, डायमेंशन लेस है, a एक्सीलरेशन है और s क्या है डिस्प्लेसमेंट है। तो इन सभी का भी डायमेंशनल फार्मूला लिख के आप चेक करें क्या ये फार्मूला डायमेंशनली सही है या गलत है। अब लेते हैं इसकी हम अगली एप्लीकेशन। हाँ, तो समझते हैं इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमें फार्मूला डिराइव करना हो तो इट इज आल्सो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो हमने अभी पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमें फार्मूला डिराइव करना है तो ये जो कंसेप्ट है ये भी किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड ऑफ ए रिलेशन मस्ट बी सेम, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम फार्मूला डिराइव कर सकते हैं
यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नाउ देखो फार्मूला ड्राइव करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी, वी मस्ट नो द फैक्टर्स, वी मस्ट नो द फैक्टर्स ऑन विच ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। हमें यह पता होना चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वी मस्ट नो द फैक्टर्स ऑन विच ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। कोई फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज वी आर गिवन दैट, हमें ये दिया हुआ है इफ फोर्स F depends on, if force F depends on mass m, velocity v and radius r, derive formula for force। फोर्स के लिए फार्मूला निकालो और हमें दे क्या रखा है, फोर्स किस बात पे डिपेंड करता है, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। देखो तो फोर्स के लिए फार्मूला निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप है कि फोर्स किस किस बात पे डिपेंड करता है, इनको कंबाइन कर लो। फोर्स डिपेंड्स ऑन मास m, वेलोसिटी v एंड रेडियस r। हम ये दे रखा है फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। अब देखो हमने लिख दिया कि फोर्स इन पे डिपेंड करता है। अब मान लेते हैं भाई सेकंड स्टेप में कि लेट F इज इक्वल टू K। प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव कर दिया, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट K आ गया। और जो फोर्स है वो मास के A डायमेंशन पे, वेलोसिटी के B डायमेंशन पे और रेडियस के लिए C डायमेंशंस पे डिपेंड करता है कि मास का जो डायमेंशन है वो क्या हो गया A, वेलोसिटी का डायमेंशन B और रेडियस का डायमेंशन C। अब हमारा काम क्या रह गया, यदि हम A B C की वैल्यू निकाल लें और इस फार्मूले में पुट कर देंगे, फोर्स के लिए फार्मूला आ जाएगा। देखो अब A B C की वैल्यू निकालने के लिए अब हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करते हैं। यहां से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दोनों तरफ इस फार्मूले के दोनों साइड में प्रत्येक टर्म का डायमेंशंस लिख दो। जैसे लेफ्ट में क्या है फोर्स, फोर्स के लिए डायमेंशन क्या होता है ml t-2, फोर्स का लिख दिया। अब आ जाते हैं राइट में, k क्या है कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, m मास है, मास के लिए कैपिटल M और इसका डायमेंशन है a। अपन यहां लिख दिया v वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल फार्मूला LT-1 और इसकी पावर कितनी है b। फिर r रेडियस, देखो हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी प्रकार की लेंथ हो, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, रेडियस, आर्क, मतलब दूरी होनी चाहिए, उसके लिए डायमेंशन क्या होता है l। तो और इसकी पावर कितनी है c है। आप देखो इसको हम थोड़ा और आगे हल कर लेते हैं। ml t-2 इज इक्वल टू m की, देखो यहाँ पर m की पावर तो ये है, आगे और कोई टर्म नहीं है m में, तो m की टोटल पावर या टोटल डायमेंशन हो गया a। लेंथ डायमेंशन देखो भाई, l की पावर b तो यहाँ से और l की पावर c यहाँ से, सो l के टोटल डायमेंशन क्या हो जाएंगे b प्लस c। आगे t का देखो, t की पावर -1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, t के डायमेंशन क्या हो गए -b, क्योंकि और आगे t नहीं है। अब यहाँ कंसेप्ट यूज करते हैं डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर हम ये कहते हैं कि फोर्स इन बातों पर डिपेंड करता है तो प्रत्येक टर्म के डायमेंशंस बराबर हो गए। लेफ्ट में m के डायमेंशन क्या है 1, देखो m की पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब अंडरस्टूड है ये कि m का डायमेंशन 1 है, और राइट में m का डायमेंशन क्या है a, सो वी कैन से दैट a इज इक्वल टू 1। देखो राइट में m की पावर a है और लेफ्ट में m की पावर 1 है, तो a किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
इसी प्रकार से राइट में लेंथ की पावर क्या है b प्लस सी और लेफ्ट में क्या है 1। सो हम ये कह सकते हैं कि b प्लस सी इज इक्वल टू 1। और देखो यहाँ राइट में t की पावर है माइनस बी और लेफ्ट में t की पावर क्या है माइनस 2। हमारे पास में तीन वेरिएबल है a b और c, तीन ही इक्वेशन बन गई। हम तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी अपने आप ही आ गई, b की वैल्यू भी आ चुकी है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और ये जो फार्मूला है b प्लस सी इज इक्वल टू 2, इस फार्मूले में b की जगह हम 2 पुट कर देंगे। b प्लस सी दैट इज 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1। सो c इज इक्वल टू 2 को इधर ले आओगे 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमारे पास में a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई। इन सभी की वैल्यू अभी देखो स्टार्टिंग में हमने जो स्टेप नंबर 2 लिया था, स्टेप नंबर 2 क्या था हमारा, f इज इक्वल टू k m a l b और सॉरी मास डिपेंड्स ऑन फोर्स डिपेंड्स ऑन मास m, वेलोसिटी v और रेडियस r। ये दे रखा था हमें कि फोर्स किस बात पे डिपेंड करता है, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। और हमने इनके डायमेंशन क्या माने थे, a b और c। अपने पास में a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई। इन सभी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। f इज इक्वल टू k और m, a की वैल्यू 1 है लेकिन एक जरूरत नहीं है, v, b की वैल्यू 2, सो b की जगह 2 और r का डायमेंशन c है, c की पावर माइनस 1। क्या बन जाएगा ये, f इज इक्वल टू k m v स्क्वायर, r की पावर माइनस 1 को हम नीचे ले आते हैं, f इज इक्वल टू k m v स्क्वायर अपॉन r। यहाँ पर इस k की जो वैल्यू है वो 1 है। सो वी कैन से दैट f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये हमने फोर्स के लिए फार्मूला ड्राइव कर दिया। अब इस k की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको, 1 है, तो ये तो हमें पता था, बट दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कि इस प्रकार के जो कांस्टेंट होते हैं उसकी वैल्यू को हम इस फार्मूले के बेस के ऊपर पता नहीं कर सकते। वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये था डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं और आप प्रैक्टिस करना। इफ टाइम पीरियड t depends on mass m, length l and acceleration due to gravity g, derive formula for time period। तब इस केस में इस टाइम पीरियड के लिए फार्मूला ड्राइव करो, ड्राइव फार्मूला फॉर टाइम पीरियड। तो ये आप फार्मूला प्रैक्टिस करोगे। एंड थैंक्स एंड कीप ऑन वाचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। वंस अगेन थैंक्स।